सो हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। तो अब बारी है चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 है हमारा किन्सियोलॉजी और जीव यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांत। ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत अच्छे से मैं आपको ये चैप्टर समझाने वाली हूँ। इनफैक्ट इतने ईजी वे में कि एक बार समझने के बाद आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में और समझते हैं आज के इन टॉपिक्स को कि आज कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं यानी कि सबसे पहले इंडेक्स, तो आज हम बात करेंगे किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशंस की। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले देखिए, हम सभी जानते हैं जब भी कुछ नया हम समझते हैं, कुछ भी हो गया, चाहे आप एनाटॉमी आपने पढ़ा था, चाहे आपने फिजियोलॉजी जाना था, कुछ भी, तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं क्योंकि डेफिनेशन जब आपको पता होगी तभी आप उसके इम्पोर्टेंस, उसका क्या रोल है, उसको समझ पाएंगे आप। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो टॉपिक 1 है वो यही है कि किन्सियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की जो डेफिनेशन है उसकी परिभाषा। दूसरा जो टॉपिक है उसमें आप जानेंगे कि जीव यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो इस पे आप कुछ प्रिंसिपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यूटन्स के लॉ से जो मिलते जुलते हैं। इनफैक्ट वही लॉ है वो इसमें शामिल है। उसके बाद आप लोग गतिविधि के प्रकार के बारे में हम समझने वाले हैं। गतिविधि के प्रकार में हम एबडक्शन, एडक्शन, इन सारे जो आपके स्ट्रक्चर होता है, जो आपके फॉर्म्स होते हैं, उनको समझेंगे। फिर हम बात करेंगे अक्ष और सतह की। ये भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अक्ष सबसे पहले जानेंगे कि अक्ष क्या है, ये भी आप सभी के लिए थोड़ा सा नया है। इसके अलावा सतह क्या है, सतह हम पढ़ तो चुके हैं, अक्ष भी हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग इसको फिजिकल एजुकेशन के संदर्भ में जानेंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो टॉपिक है आज के इस वीडियो में आपको कवर कराने वाली हूँ। केवल 4 टॉपिक ही आपके लगे हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा ईजी है और काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है। तो एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, बस आपको मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले आपका टॉपिक है किन्सियोलॉजी का अर्थ। देखिए, किन्सियोलॉजी नाम से आपको थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ जितना ज़्यादा इसका नाम कॉम्प्लिकेटेड है, अर्थ उतना ही ज़्यादा इसका इजी है। किन्सियोलॉजी जो शब्द है वो बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला किन्सियो, दूसरा ओलॉजी। किन्सियो का मतलब होता है गति और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। अगर दोनों शब्दों को हम प्लस कर दें तो बन जाएगा गति विज्ञान। यानी कि किन्सियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम गति के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम गति को बहुत ही अच्छे से स्टडी करते हैं। ठीक है, और वो गति किसकी, वो मानव गति से संबंधित है। यानी कि जिस शास्त्र में या जिस अध्ययन में मानव गति का विशेष अध्ययन किया जाता है, ठीक है, गहन और सूक्ष्म तक जो अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं किन्सियोलॉजी। अगर हम किन्सियोलॉजी की बात करें तो किन्सियोलॉजी जो है वो उसके अंतर्गत हम गति के जो संपूर्ण जो सिद्धांत है उनका अध्ययन करते हैं। अब आप सभी जानते ही हैं कि हमने पिछले एनाटॉमी पढ़ा है, फिजियोलॉजी पढ़ा है या बायोमैकेनिक्स पढ़ेंगे। हर किसी के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके उन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही जो नियम है, जो वो स्टडी है वो काम करती है। तो क्या है कि किन्सियोलॉजी के अंतर्गत ना गति के संपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन से क्या होता है, जो खिलाड़ी है उनके प्रदर्शन जो क्षमता है, ठीक है, यानी कि जो उनकी परफॉर्मेंस है और उनके अंगों की गति में निपुणता आती है। अब आप जानते ही हैं कि जब आप ये बात समझ चुके हैं कि हम फिजिकल एजुकेशन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो जब आपको किसी स्टूडेंट की, किसी प्लेयर की गति के बारे में पढ़ता होगा, उसके यानी कि उसकी जो गति है, उसकी जो पूरी की जो पूरी उसका मोशन, उसकी जो मूवमेंट के बारे में जब आपको पता होगा, तभी आप उसको एक अच्छा गेम सजेस्ट कर पाएंगे, तभी इनफैक्ट वो अपने एक अच्छे गेम को चुन पाएगा और उसमें अपना बेस्ट दे पाएगा। तो इससे क्या होता है कि गति विज्ञान से क्या है कि ये खिलाड़ियों के प्रदर्शन क्षमता में और उनके अंगों की जो गति होती है उसमें निपुणता लाता है। तो किन्सियोलॉजी का फर्स्ट इंपॉर्टेंस तो आपको यही समझ में आ गया है कि इससे क्या होता है, इससे प्रदर्शन क्षमता में बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ मनुष्य के जो अंग है यानी कि जो खिलाड़ी के जो अंग है उनके गति में भी निपुणता आती है। तो आई जस्ट होप कि आप लोगों को किन्सियोलॉजी का अर्थ क्लियर हो चुका है। तो किन्सियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, यानी कि जो किन्सियोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी है किसकी, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट की। ठीक है, यानी कि जिसमें ह्यूमन बॉडी जो मूवमेंट है उसका साइंटिफिक स्टडी किया जाता है, उसे हम बोलते हैं किन्सियोलॉजी। ठीक है,
तो आपको मैंने बताया ही कि साइंटिफिक बॉडी मूवमेंट यानी कि गति विज्ञान, ठीक है, मानव गति विज्ञान का जिसमें बहुत वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे हम किन्सियोलॉजी कहते हैं। अगला टॉपिक है आपका बायोमैकेनिक्स या फिर जीव यांत्रिकी। तो जो बायोमैकेनिक्स है, अगर हम उसकी बात करें तो बायोमैकेनिक जो है वो विज्ञान की ही एक शाखा है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत मानव शरीर पर पड़ने वाले आंतरिक और बाह्य बलों का और इन बलों के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है जो इसमें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, बायोमैकेनिक के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य बलों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इन बलों से यानी कि जो आंतरिक बल और जो बाह्य बल है, इन बलों का मनुष्य के शरीर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी आप स्पोर्ट खेलते हैं, तो आपने देखा है ना कि हम फोर्स लगाते हैं। हमारी बॉडी जो है, मान लीजिए अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो उस फोर्स का आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसे बोलेंगे बायोमैकेनिक्स। तो जिसमें फोर्स का अध्ययन किया जाता है और वो फोर्स कैसा है, बाह्य और आंतरिक फोर्स, ठीक है। और उस फोर्स का आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो है बायोमैकेनिक्स। अब बायोमैकेनिक्स की कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला होता है तकनीक में सुधार। देखिए, जब आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी बॉडी है उस पे बल का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि आंतरिक और बाह्य बल का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि आप जो भी टेक्निक्स बना रहे हैं, जो भी आपकी तकनीक होगी उसमें आप सुधार कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग बता सकते हैं कि तकनीक को सुधारने में सहायक होता है। यानी कि जब आपको पता चल जाएगा कि आपका कि कहाँ ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कहाँ कम लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको देखते हुए आप क्या करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तकनीक बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग बता सकते हैं कि ये तकनीक में सुधार करने में सहायक होता है। दूसरा, उपकरणों को सुधारने में सहायक होता है। अब आप लोग जानते हैं उपकरणों को, यानी कि जब आपको पता है कि आपकी बॉडी में कौन सा, यानी कि बाह्य बल और जो आंतरिक बल है, वो दोनों का दोनों जब आप स्टडी करते हो और जानते हो कि इनका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इससे क्या कर सकते हो आप, ऐसे इक्विपमेंट्स का, आप ऐसे उपकरणों को चुन सकते हैं जो आपकी बॉडी, जो आपके फोर्स को कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, जो आपकी बॉडी के लिए ठीक हो। इसके अलावा खेलों में प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो जीव यांत्रिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, खेल प्रदर्शन में सुधार लाना है। यांत्रिकीय अगर सिद्धांतों के प्रयोग से खिलाड़ी की तकनीक, उसके द्वारा किए जाने वाले उपकरणों में सुधार करके हम खेल प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं। आपने सबसे पहले जान ही लिया था कि इसके अंतर्गत हम बल का, आंतरिक और बाह्य बल का हम अध्ययन करते हैं। उस अध्ययन से क्या होता है, जो प्लेयर होते हैं, ठीक है, जो प्रतिभागी होते हैं, उनको अपने खेल के प्रति काफ़ी ज़्यादा वो एक पता चल जाता है कि कहाँ उनकी वीकनेस है, कहाँ उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इससे क्या होता है कि इससे उनका जो खेल में प्रदर्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जब आपको आपकी कमी पता होगी, जब आपको आपके जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है जब पता होंगे और जब आप उनको इम्प्रूव करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा चोटों से बचाव में सहायक होता है। अगर हम बात करें जीव यांत्रिकी, तो जीव यांत्रिकी जो है वो ऐसी शक्तियों को समझने में सहायक होती है जिनके कारण चोट लग सकती है, ठीक है। और इस प्रकार के ज्ञान से भविष्य में उन्हीं कारणों से चोट लगने की जो संभावना है उसको बचाया जा सकता है। अगर हम बात करें जीव यांत्रिकी, तो जीव यांत्रिकी का जो प्रयोग है वो चोटों से बचाव करने के लिए तकनीक, उपकरण और प्रशिक्षण में परिवर्तन के लिए आधार के रूप में किया जाता है। पांचवा पॉइंट आप बता सकते हैं, मानव शरीर को समझने में सहायक होता है। यानी कि बायो जो मैकेनिक्स होता है वो संपूर्ण मानव शरीर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। अगर हम बायो मैकेनिक्स की बात करें तो बायो मैकेनिक्स के ज्ञान से शिक्षक और तो और जो शिक्षार्थी है उनको मानव शरीर और मानव गति को प्रभावित करने वाली जो विभिन्न आंतरिक और जो बाह्य शक्ति है उनके प्रति एक समझ प्रदान करता है। इसी के साथ साथ ये जो है, यानी कि जो बायो मैकेनिक्स है, वो विज्ञान तंत्रिका तंत्र, पेशीय प्रणाली, कंकाल प्रणाली जैसे विभिन्न हमारे शरीर में जो प्रणालियां हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी प्रदान करता है।
तो जब आपको इन सारी चीज़ों को पता चल जाएगा, जब आपके बॉडी में कितने फंक्शंस हैं, वो फंक्शंस कैसे, सॉरी, कितने ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन कैसे वर्क करते हैं, जब इन सारी चीज़ों को आपको पता चल जाएगा, आपकी बॉडी में इंटरनल फोर्स कैसे काम कर रहा है, बाह्य फोर्स आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो जब इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होगा तो आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और जब आप अपनी बॉडी को अच्छे से समझ पाएंगे, यानी कि आपको पता होगा आपका फंक्शन, प्रत्येक जो ऑर्गन है वो कैसे काम करता है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो शारीरिक शिक्षा है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होगी और आप अपने किसी भी खेल में एक अच्छा सा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो ये सारे टॉपिक या ये सारे पॉइंट जो है वो आप लोग इम्पोर्टेंस में डाल सकते हैं, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं जीव यांत्रिकी के सिद्धांत। ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी किसी स्टूडेंट को, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो अभी ये अच्छे से समझ के चलो ताकि लास्ट में आपको पढ़ने की आवश्यकता या टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम सिद्धांत की बात करें, तो सबसे पहला जो आपका सिद्धांत है वो है कोणीय गति मात्रा का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई एथलीट या वस्तु हवा में मुक्त रूप से होती है, कोई भी वस्तु या कोई भी जब एथलीट हवा में मुक्त रूप से होती है, मुक्त का मतलब है एकदम जिसपे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल मुक्त रूप से है, यानी कि जो फ्री होती है, तो वह निरंतर कोणीय गति के साथ क्या करती है, यात्रा करती है। तो वह निरंतर कोणीय गति के साथ यात्रा करती है। उदाहरण के लिए आप लोग समझिए कि तैराकी में डाइविंग और ट्रिपल समरसाल्ट के दौरान ये जो सिद्धांत होता है वो प्रयोग में आता है, जब शरीर की जड़ता विस्तारित स्थिति की तुलना में कम होती है। तो आपको याद रखना है कि जब कोई एथलीट या वस्तु हवा में मुक्त रूप से होती है और वह निरंतर गतिशील करती है, निरंतर क्या करती है, निरंतर कोणीय गति से यात्रा करती है, तो उस समय आपका कोणीय गति मात्रा का सिद्धांत वहाँ पे लागू होता है। दूसरा, प्रतिकार एक्शन सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटर एक्शन। तो ये जो सिद्धांत है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, जो न्यूटन है उनका जो तीसरा नियम है उसकी गति पे आधारित है ये नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत क्रिया होती है। इसका मतलब है कि हर क्रिया की बराबर और विपरीत क्रिया होती है। आप जस्ट इमेजिन कि आपने देखा है ना जो स्विमिंग करते हैं, या फिर आप मानिए कि एक जो बॉक्सिंग पंच होता है, आपने देखा है कि जब एक बॉक्सर उस पंच को जोर से जब हिट करता है तो जितनी पावर से वो उसको हिट कर रहा है उतनी ही पावर से वो उसके, जैसे ही वो उसको हिट करेगा तो पहले वो इधर जाएगा, फिर वापस अपने पोज अपनी जगह पे आने के बाद उससे भी थोड़ा आगे जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, यानी कि आप उसको हिट कर रहे हैं, आप उसको एक क्रिया कर रहे हैं, वो बराबर में और विपरीत प्रतिक्रिया आपको वापस कर रहा है। ठीक है, तो बॉक्सिंग आप लोग देख सकते हैं कि जब वो एक जो बॉक्सिंग पंच होता है, जब आप उसको हिट करेंगे तो वो दुगनी गति से क्या करेगा, वो प्रतिक्रिया देगा। तो ये जो नियम होता है यानी कि प्रतिकार एक्शन का सिद्धांत वहां पे लागू होता है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे सिद्धांत की। जो इसका तीसरा सिद्धांत है वो है रैखिक गति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि गति प्रयुक्त बल्कि विपरीत दिशा में होती है, यानी कि जो गति है वो प्रयुक्त बल की विपरीत दिशा में होती है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि साइकिल चलाने और दौड़ने में ये लागू होता है। तो आप लोग देख रहे हैं जो गति है वो प्रयुक्त बल की विपरीत दिशा में होगी जब आप साइकिल चलाएंगे। ठीक है, तो उस दौरान क्या होगा कि जो आपकी गति है वो प्रयुक्त विपरीत दिशा में लागू होगी। इसके अलावा आपका चौथा नियम है अधिकतम वेग सिद्धांत। अधिकतम वेग सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकतम वेग उत्पन्न करने के लिए छोटे से लेकर बड़े जोड़ों के उपयोग की आवश्यकता होती है। यानी कि ये जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग अधिकतम वेग उत्पन्न करने के लिए छोटे से लेकर जो बड़े जोड़ों के उपयोग की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अगर हम ले तो गोल्फ की गेंद को मारते समय, हॉकी या फिर स्लैप शॉट में यही जो सिद्धांत है वो लागू होता है। तो आप लोग देखते हैं कि जब आप गोल्फ खेलते हैं
तो गोल्फ खेलते समय क्या होता है, आपके जोड़ों के उपयोग की आवश्यकता होती है। आपने देखा है ना कि आप झुक के उसके बाद आप उसको पकड़ते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपके जो जोड़ है उनके उपयोग की आवश्यकता हो रही है। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर आपके जोड़ों के उपयोग की आवश्यकता होगी वहाँ पे अधिकतम वेग का सिद्धांत जो है वो लागू होता है। ठीक है, तो ये कुछ 4 नियम थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बताए हैं। अब अगला टॉपिक है आपका, एक और सिद्धांत है स्पिन का सिद्धांत। स्पिन का जो सिद्धांत है, इसके अनुसार किसी वस्तु जैसे कि गेंद को फेंकने के दौरान उस पर लगाई गई स्पिन की मात्रा उस गेंद के प्रक्षेपण को और उछाल को प्रभावित करती है। यानी कि आप गेंद पर या आप बॉल पे जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, जितना ज़्यादा आप स्पिन लगा रहे हैं ना, स्पिन की जो मात्रा है वो गेंद के प्रक्षेपण पे और तो और उसके उछाल को प्रभावित करे। यानी कि जितनी फोर्स से आप किसी बॉल को फेंकोगे वो बॉल उतनी ही ज़्यादा दूर जाएगी, उतनी ही ज़्यादा वो डिस्टेंस को कवर करेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इस खेल में जो ये होता है, इस खेलों में इस सिद्धांत का प्रयोग वॉलीबॉल में देखा जा सकता है। जब एक खिलाड़ी, आपने देखा होगा वॉलीबॉल में क्या होता है कि जब एक खिलाड़ी छलांग लगाते हुए गेंद को हवा में उछालता है और जब गेंद नीचे आती है तो वो उसे दोबारा हिट करता है। आपने देखा होगा ना, वो दोबारा पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ पे गेंद है तो वो यहाँ पे दोबारा से हिट करेगा। जैसे ही वो हिट करेगा तो बॉल जो है वो और ऊपर जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इससे जो उसका वो है, आप देख रहे हैं ना कि उसका क्षेत्र जो उसका उछाल है वो प्रभावित हो रहा है। तो वॉलीबॉल में स्पिन का जो सिद्धांत है वो लागू होता है। तो इस प्रकार के आपके कुल 5 सिद्धांत है जो मैंने कवर करा दिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गतिविधि के प्रकार। ठीक है, शारीरिक गतिविधि के प्रकार। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी शारीरिक गतिविधि है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है। आपकी जो शारीरिक गतिविधि है वो फ्लेक्शन होती है, यानी कि आकुंचन होती है, विस्तरण होती है या फिर अपवर्तन होती है। तो इस पे आप लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, आप जितने भी टाइप के मूवमेंट्स करते हैं, आप कभी हाथ आगे कर रहे हैं, कभी आप अपने हाथों की जो बीच का जो दूरी है उसको कम कर रहे हैं, कभी आप सर रोटेट कर रहे हैं, कभी आप अपने हाथों को अपने शरीर से दूर लेके जा रहे हैं। तो ये सभी के सभी जो मोमेंट्स हैं उन मोमेंट्स का आप लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपका फ्लेक्शन, फिर हम बात करेंगे एक्सटेंशन, एडिक्शन, रोटेशन, परिवर्तन और सुपरनेशन, और सातवां है आपका उच्चारण। तो 7 प्रकारों की हम बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्शन की। देखिए, फ्लेक्शन फ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं आकुंचन। तो आकुंचन से आपको समझ में आ रहा है, आकुंचन का मतलब होता है कि जोड़ या फिर जो आपका डिस्टेंस है उसको कम करना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो गतिविधि होती है या जो ये जो गति होती है उसमें 2 अंगों के बीच का या फिर जोड़ पर जो कोण होता है वो कम होता जाता है। यानी कि इस गति में 2 अंगों के बीच का या जोड़ पर जो कोण होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और दोनों जो अस्थियां हैं वो निकट आ जाती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक ये अस्थि है, दूसरी ये। अब आप लोग इसके डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो पहले ये देखिए, ये यहाँ जैसे ये इधर जाएगा तो आकुंचन होगा और ऐसे जब ये इधर आएगा तो ये क्या होगा, ये एक्सटेंशन होगा। तो आकुंचन से आपको बस याद रखना है जहाँ पे जोड़ पर कोण कम बनता है, या फिर आप सरल शब्दों में बोल सकते हैं जहाँ दोनों अस्थियां एक दूसरे के निकट आती है, वो जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं फ्लैक्शन। तो आप डेली लाइफ में फ्लैक्शन बहुत सारे मूवमेंट करते हुए जिसमें आप अपने हाथ को नज़दीक लाते हैं, तो आपको याद रखना है जब अपने हाथ को आप नज़दीक लेके आ रहे हैं, जब आपके हाथ की और आपके कंधे की जो डिस्टेंस है जब वो कम हो रहा है तो उस दौरान आपका फ्लेक्शन जो वो है वर्क है वो वर्क कर रहा है। उसके बाद आपका दूसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तरण। ठीक है, विस्तरण मीन्स फैलाना। तो फ्लेक्शन का ऑपोजिट होता है एक्सटेंशन, यानी कि उसमें आप हाथ को फोल्ड कर रहे थे, हाथों की जो दूरी है उसको कम कर रहे थे, लेकिन विस्तरण में या एक्सटेंशन में आप क्या करते हैं, हाथों की जो या फिर जो आपकी अस्थियां हैं उनके बीच की दूरी को आप बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस हाथ को आप फैला रहे हैं। तो जब भी आप हाथ को फैलाएंगे, जब भी आप हाथ को पैर को फैलाते हैं तो उसमें एक्सटेंशन होता है। इससे क्या होता है कि इससे आपका जो कोण है वो बढ़ रहा है।
जब आप ऐसे थे तब आपका कोण घट रहा था, जब आप इस पोस्चर में है तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें और इसमें काफ़ी अंतर है। तो ये आपका हो गया था फ्लेक्शन और ये हो गया एक्सटेंशन, जहाँ पे कोण बढ़ रहा है। फिर आपका आता है एडक्शन। एडक्शन का मतलब होता है कि इस गति में क्या होता है कि शरीर का कोई अंग, शरीर का कोई भी पार्ट जब मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा से दूर जाता है, तो ये आपकी मध्य रेखा हो गई है। इससे जब कोई दूर जाएगा, आपने देखा है ना, आप एक्सरसाइज करते समय हाथों को स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, अपने हाथों को दूर लेके जाते हैं, देन उसके बाद फिर अपने हाथों को उसी पोस्चर में लाते हैं। तो ये जो पोस्चर है, यानी कि जब आप अपने शरीर के अंग, अपने किसी भी अंग को शरीर के मध्य से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उससे जब दूर लेके जाते हैं, तो वो जो अवस्था होती है, वो जो मूवमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं एबडक्शन। तो याद रखना है कि मध्य, शरीर के मध्य से गुजरने वाली रेखा से जब आप अपने शरीर के किसी अंग को दूर लेके जा रहे हैं, तो जब दूर लेके जा रहे हैं तो एबडक्शन, और जब पास लेके आ रहे हैं तो एडक्शन। सिंपल। अब हम बात करते हैं एडक्शन की। तो एडक्शन में क्या होता है कि शरीर में गति का कोई अंग शरीर के मध्य से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसके पास लाया जाता है। यानी कि पहले आप ऐसे लेके जा रहे हैं और इसके बाद में क्या कर रहे हैं, बाद में आप हाथों को नज़दीक, आप देख सकते हैं इस पोस्चर में, तो ये क्या है, ये हो गया एडक्शन। और एबडक्शन का मतलब जिसमें हाथों को आप दूर लेके जाते हैं, और एडक्शन मीन्स जब आप हाथों को अपने शरीर के पास, मध्य शरीर के पास लेकर आते हैं। ठीक है। अगला है रोटेशन। रोटेशन से समझ में आ ही रहा होगा, कई बार कुछ एक्सरसाइज भी होते हैं जिसमें हमें अपने सर को रोटेट करना होता है, ठीक है, अपनी बॉडी को रोटेट करना होता है, अपने हाथ को आप कई बार घुमाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो रोटेट हो जाएगा। इस दौरान क्या होता है कि रोटेट गति में शरीर की कोई अस्थि बिना विस्थापित हुए, यानी कि जब आप रोटेशन करते हैं, जब आप ये मोमेंट करते हैं, तो इस मोमेंट पे क्या होता है कि आपकी जो अस्थि है वो बिना विस्थापित हुए केंद्रीय अक्ष के दोनों ओर गति करती है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये है पॉइंट, हो गया केंद्रीय अक्ष। अब ये दोनों ओर गति कर रही है, आप देख ही सकते हैं इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बोले तो सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाना या फिर अपने हाथ को घुमाना, तो ये जो आपका मूवमेंट होगा वो होगा रोटेशन। आपका फिर आता है पर्यावर्तन। तो पर्यावर्तन, पर्यावर्तन का मतलब ही सिंपल यही है कि ये एक प्रकार का ना विस्तृत वृत्ताकार गति है, यानी कि एक ऐसी गति है जिसमें आपको फ्लैक्शन भी देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन भी देखने को मिलेगा, एबडक्शन भी देखने को मिलेगा, एडक्शन और रोटेशन, पांचों जो गति है। तो पर्यावर्तन जो गतिविधि है वो हड्डी के सिरे और उसके जोड़दार जो गुहा होती है उसके बीच विद्यमान होती है। ये एक प्रकार की मिश्रित गतिविधि होती है जिसमें सभी प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो शामिल होती है। आप लोग अगर देखें तो आप देख सकते हैं ये हाथ दूर जा रहा है, फिर ये हाथ नज़दीक आएगा, फिर रोटेट हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि इसमें एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, फ्लैक्शन, सभी के सभी जो गति है वो शामिल हो जाएंगी। फिर आपका आता है सुपरनेशन। सुपरनेशन के अंतर्गत क्या होता है कि ये एक प्रकार का ना इस गतिविधि के अंतर्गत जिसमें व्यक्ति अपने हाथ, कलाइयों और अग्रभार को ऊपर की दिशा में घुमाता है, यानी कि इसको बोलेंगे आप सुपरनेशन, जिसमें आप अपने हाथ को या फिर आपकी जो कलाई है उसके अग्रभार को आप ऊपर की दिशा की ओर घुमाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये होगा आपका सुपरनेगेशन। फिर आएगा आपका उच्चारण। उच्चारण में आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि हर एक गतिविधि का ऑपोजिट चल रहा है। तो उच्चारण गतिविधि में क्या होता है, जिसमें व्यक्ति अपने हाथ और कलाई के अग्रभार को नीचे की ओर घुमाता है। ठीक है, यानी कि पहले आपका हाथ सीधा था, तो जब आपने हाथ अपना उल्टा किया, ठीक है, तो ये जो आपकी गति होगी, ये जो आपका मूवमेंट होगा वो कहलाएगा उच्चारण या फिर प्रोनेशन। ठीक है, तो प्रोनेशन, उच्चारण समझ में आ चुका है अगर आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सभी आप। और इसके अलावा हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अक्ष और सतह की अवधारणा। अब हमारा लास्ट टॉपिक था अक्ष और सतह, तो एक बार समझ लेते हैं कि अक्ष और सतह है क्या, क्योंकि हम इसमें फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो फिजिकल एजुकेशन के अकॉर्डिंग अक्ष किसे कहते हैं एक बार समझ लेते हैं। देखिए, ऐसी काल्पनिक, अक्ष का मतलब होता है ऐसी काल्पनिक रेखा या बिंदु
जिस पर कोई गतिविधि संपन्न होती है उसे हम अक्ष कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे यानी कि जिस बिंदु से कोई गतिविधि संपन्न होती है उसे हम अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि जो एक अक्ष है वो एक काल्पनिक सीधी रेखा होती है जिसके चारों ओर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट घूमता है। तो जिस वस्तु यानी कि जिस पॉइंट से कोई गतिविधि संपन्न हो रही है उसे हम अक्ष कहते हैं। अगर मैं बात करूँ अक्ष की, तो अक्ष के ना विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें आपका पहला है सेजिटल एक्सिस। ठीक है, आप इसको एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। तो सेजिटल जो अक्ष है इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके आगे से पीछे की ओर क्षितिज गति के रूप में गुजरता है, यानी कि आगे से पीछे की ओर, आगे से या फिर सामने से पीछे की ओर इसमें जो अक्ष है वो गुजरता है। और सेजिटल प्लेन व क्षैतिज प्लेन को परस्पर काटने यानी कि इंटरसेक्शन के द्वारा ये बनता है। उसके बाद है आपका फ्रंटल एक्सिस। तो फ्रंटल एक्सिस या फ्रंटल अक्ष के अंतर्गत आप बताएंगे कि बाएं से दाएं जो है वो क्षितिजीय रूप से गुजरती है। तो ऊपर वाले में सेजिटल में आपने बताया था कि आगे से पीछे की ओर क्षैतिजीय जो रूप है वो गुजरता है। फ्रंटल में आप लोग बताएंगे फ्रंटल मीन्स बाएं से दाएं जो क्षैतिजीय रूप से गुजरता है उसे हम बोलते हैं फ्रंटल एक्सिस। उसके बाद है आपका वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस क्या होता है? ये सबसे लंबा एक्सिस होता है जो ऊपर से नीचे की ओर घूमता है। ठीक है, जो सबसे लंबा होता है जो ऊपर से नीचे की ओर घूमता है जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो है सामने, यानी कि सामने का मतलब है आगे से पीछे की ओर, तो आगे से पीछे की ओर। ये दाएं से बाएं की ओर, और ये पूरा। ठीक है, पूरा मीन्स ऊपर से नीचे की ओर, और ये सबसे लंबा जो एक्सिस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सतह की। ठीक है, आपको एक्स समझ में आ गया है, तो अब बारी है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन। काल्पनिक लंबाई और चौड़ाई वाला वह क्षेत्र जिस पर होने वाले परिवर्तनों के कारण शरीर या कोई वस्तु जो है वो गतिमान होती है। यानी कि अगर हम बात करें सतह की, तो सतह को हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि प्लेन वह सतह होती है या फिर सतह वह सतह होती है जिस पर विभिन्न प्रकार की गतियां होती है। यानी कि जो सतह है वो एक ऐसी सतह है जिस पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है। आप जानते ही हैं, आप अलग अलग गतिविधियां करते हैं, तो वो गतिविधियां क्या है? वो जो एक सरफेस हो गया ना, वो एक प्लेन हो गया है। तो याद रखना है आपको, प्लेन वह सतह होती है जिस पर विभिन्न गतिविधियां जो है वो होती है। इसके भी कई प्रकार हैं जिसमें से 3 मुख्य है। सबसे पहला है सेजिटल प्लेन। सेजिटल सतह में क्या होता है कि एक लंबवत प्लेन होता है। सेजिटल मीन्स एक लंबवत सतह होगी जो शरीर में पीछे से आगे की ओर गुजरती है। जो क्या करती है? जो शरीर में पीछे से आगे की ओर गुजरेगी और शरीर को बाएं व दाएं भागों में आधा आधा बांट देती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो सेजिटल प्लेन है वो पीछे से आगे की ओर वो करती है और जो शरीर को आधे आधे भाग में डिवाइड करती है, यानी कि उसको बांट देती है। फिर आता है आपका क्षैतिज प्लेन, यानी कि क्षैतिज सतह। तो क्षैतिज प्लेन जो है वो शरीर को ऊपरी और निचले भागों में विभाजित करता है। तो आपको याद रखना है कि जो क्षैतिज प्लेन है वो शरीर को ऊपरी और निचले भागों में क्या करता है? विभाजित करता है। जैसे बर्फ पर स्केटिंग करते हुए स्पिन करना और टेनिस का शॉट खेलने में शरीर को घुमाना इस प्लेन की गतिविधि के उदाहरण है। ठीक है, अब फिर आपका आता है फ्रंटल प्लेन, यानी कि फ्रंटल सतह। तो फ्रंटल के अंतर्गत क्या होता है कि शरीर जो है, जैसे आपने अक्ष पढ़ा था ना कि फ्रंटल अक्ष में क्या होता है कि बाएं से दाएं होता है, वही उसी प्रकार से जो फ्रंटल प्लेन है उसमें क्या होता है कि जो प्लेन होता है वो लंबवत सतह होती है। ठीक है, लंबवत सतह होती है एक प्रकार की। तो फ्रंटल में आप बताएंगे लंबवत सतह होती है जो बाएं से दाएं ओर गुजरती है। जो आप लोग बताएंगे कि बाएं मीन्स लेफ्ट से राइट की ओर गुजरते हुए शरीर को पीछे से आगे वाले अर्ध भागों में विभाजित करती है। या फिर आप इसको सरल शब्दों में भी कह सकते हैं
कि फ्रंटल जो होता है वो प्लेन शरीर को आगे और पीछे के बीच से काटता है। ठीक है, आगे और पीछे की ओर से जो काटता है वो है फ्रंटल प्लेन। इसका अगर हम उदाहरण की बात करें तो खेलों में कार्ट व्हील और स्टार जंप जैसे जो गेम्स होते हैं वे इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो इस प्रकार से हमारा अक्ष और सतह वाला विषय भी कंप्लीट हो चुका है। आई जस्ट होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने का। इसी के साथ अगर आप लोग ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको भी इसका लिंक मिल जाएगा। ये बेस्ट नोट है जिनको आप पेपर के समय एक बार रिवाइज करेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये आपके दृष्टिकोण यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक को केवल और केवल शॉर्ट में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि आप लोग का समय बचे, आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आए। इसी के साथ आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी अच्छे से समझने का ये सोर्स पहुँचे और वो लोग भी बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर्स कर सके। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सी यू टुमारो।